ओके जी, वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम लोगों ने रिमोट एक्सेस का टॉपिक पढ़ा, जिसमें जो हमारा प्रोटोकॉल था वो हमने टेलनेट इस्तेमाल किया है। और उसके बाद दूसरा टॉपिक था डीएनएस। ठीक है, डीएनएस को किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। सिस्को के राउटर को डीएनएस सर्वर भी बनाया जा सकता है, डीएनएस क्लाइंट भी बनाया जा सकता है, तो उसकी हमने एग्जांपल्स देखी थी। सिस्को पैकेट ट्रेसर की एक लिमिटेशन है कि इसमें आप राउटर को डीएनएस सर्वर पूरी तरह से नहीं बना सकते। एक कमांड है आईपी डीएनएस सर्वर की जो यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होती, बट रियल सिस्को आईओएस में हम उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसका सिस्को पैकेट ट्रेसर में ऑल्टरनेट तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जो सर्वर आपको एंड डिवाइसेस की कैटेगरी में मिलता है उसे आप प्रॉपर डीएनएस सर्वर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बाइंडिंग्स भी की जा सकती हैं और डीएनएस की सर्विसेज को ऑन भी किया जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा अब हमारा रिमोट एक्सेस के अंदर एक प्रोटोकॉल बाकी रह गया है जिसका नाम है एसएसएच, सिक्योर शेल। ठीक है, टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन हम देख चुके हैं, कोई इतनी ज्यादा मुश्किल कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी। मेन चीज है आप हर उस डिवाइस को टेलनेट कर सकते हैं जो रीचेबल हो, और दूसरी शर्त जो है वो ये थी कि यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन अगर तो इनेबल्ड है तो आप, और आपको यूजर नेम पासवर्ड आपके पास है तो आप एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसके अलावा तो आपने टेलनेट के लिए कोई ऐसा कमांड नहीं दी कि टेलनेट की सर्विस को इनेबल कराया हो। बाय डिफॉल्ट सब कुछ इनेबल ही था, सिर्फ आपने लाइन वीटीवाई पे जाके एक्सेस को मैनेज किया है कि बगैर पासवर्ड के एक्सेस देनी है, यूजर नेम पासवर्ड के साथ एक्सेस देनी है, या सिर्फ पासवर्ड के साथ एक्सेस देनी है, ऐसा ही है जी। अच्छा जी, अब ये जो टेलनेट है इसका एक प्रॉब्लम इसके साथ एसोसिएटेड है, और वो ये है कि टेलनेट में जितनी भी कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के दरमियान होती है वो क्लियर टेक्स्ट में या प्लेन टेक्स्ट के अंदर होगी। यानी आप अगर किसी डिवाइस को टेलनेट करते हैं, एक डिवाइस पे बैठ के दूसरी डिवाइस को जब आप टेलनेट करेंगे, रिमोटली एक्सेस करेंगे, तो उन दोनों डिवाइसेस के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो क्लियर टेक्स्ट में या प्लेन टेक्स्ट में होगी। तो अगर कोई भी बंदा कोई पैकेट एनालाइजर लगा के या कोई टूल यूज करके आपकी कम्युनिकेशन को देख लेता है तो उसमें सब कुछ विजिबल होगा, आपके पासवर्ड्स हों या जो भी आपका डेटा एक्सचेंज हो रहा है उन दो डिवाइसेस के दरमियान, वो क्लियरली विजिबल होगा सबके लिए। तो इस हवाले से देखा जाए तो टेलनेट जो है वो एक सिक्योर ऑप्शन नहीं है रिमोट एक्सेस के लिए। टेलनेट सिक्योर नहीं है फॉर रिमोट एक्सेस। तो इसका एक ऑल्टरनेट हमारे पास है जो कि एसएसएच है। और डेफिनेटली जिस तरह से आप लोग ये फैसला कर चुके हैं कि इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट में से इनेबल सीक्रेट ही बेहतर है और आप इनेबल सीक्रेट को ही यूज किया करेंगे, उसी तरह रिमोट एक्सेस में भी ये जो टेलनेट वाली ऑप्शन है इसके बारे में अब आपको ये पता लग गया है कि टेलनेट में आपकी कम्युनिकेशन क्लियर टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट में होती है और ये सिक्योर नहीं है। इसका जो मुतबादिल है एसएसएच, सिक्योर शेल, उसमें जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होगी वो एनक्रिप्टेड होगी, यानी उसको ऑल्टरनेट तरीके से उसमें डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। कोई अगर एक्सेस कर भी ले तो आपका डेटा डीक्रिप्ट वो नहीं कर पाएगा, लिहाजा एसएसएच एक सिक्योर ऑप्शन है। तो रिमोट एक्सेस के लिए जो सिक्योर ऑप्शन है जैसे कि एसएसएच, उसी को इस्तेमाल करना ही रिकमेंडेड है। तो टेलनेट और एसएसएच में से बिलाशुबा एसएसएच बेहतर ऑप्शन है, और प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में या लाइव नेटवर्क्स में एसएसएच ही ज्यादा आपको इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, मैं दोबारा एक दफा आपको बता देता हूं। मेरा अगर प्रोफाइल उसकी अगर बात की जाए तो मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूं। ठीक है जी, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो राउटिंग एंड स्विचिंग, सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजीज और डेटा सेंटर टेक्नोलॉजीज का रहा है। मैंने जो सीसीआईई भी किए हुए हैं या हवावे का जो एचसीआईई किया हुआ है वो इन तीनों ट्रैक्स के अंदर है। ठीक है जी, राउटिंग एंड स्विचिंग, सर्विस प्रोवाइडर एंड डेटा सेंटर। सिक्योरिटी के साथ मेरा कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, उतना ही है जितना ही के काम एक एंटरप्राइज इंजीनियर का हो सकता है। ठीक है,
और यानी मैं इसी वजह से कोई, और जो टॉपिक्स भी मैं कवर कर रहा हूँ वो कोई सिक्योरिटी ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल जहाँ बेसिक या फंडामेंटल सिक्योरिटी की बात होती है वो तो हमारे भी यानी कह सकते हैं सब्जेक्ट का हिस्सा होता है। अब ये जो SSH है ये काम किस तरीके से बेसिकली कर रहा होता है, इसका थोड़ा सा जनरल आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है, ये जो एनक्रिप्शन वाली कहानी मैं आपको सुना रहा था, एनक्रिप्शन में होता क्या है जरा वो आप समझ लें। एक कॉन्सेप्ट है की का, ठीक है जी। अब ये की से क्या मुराद है, हमारी ये जो टेक्स्ट बुक हुआ करती थी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने में, उसमें हर चैप्टर के बाद कुछ एंड प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने के लिए दी जाती थी, और उस किताब के एंड पे उन प्रॉब्लम्स की भी मौजूद होती थी। कुछ केसेस में किताब के एंड पे की मिल जाती है और कुछ किताबों की अलग से बेची जाती है। कुछ ऐसी भी बुक्स हैं जिनकी की बुक जो है वो अलग से बिकती है, ठीक है जी। उस की बुक में उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद होता था, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो जो की वाला कॉन्सेप्ट है ना वो तकरीबन तकरीबन वैसा ही है, ठीक है। लेट से मैं आपको की का एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैं की बनाता हूं, मैं कहता हूं जी ए जो है 1, ठीक है। इसी तरीके से बी जो है वो 2 होगा, सी जो है वो 3 होगा। चलते 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 इस तरह मैं कुछ चीजें लिखता जाता हूं, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूं लेट से डी 4 है, और टी जो है वो कुछ भी नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। लेट से मैं कहता हूं टी जो है वो 9 है, ठीक है। ये क्या चीज है जी, ए बराबर है, मैपिंग है एक तरह की, A1 है, B2 है, C3 है, D4 है और T9 है। दो डिवाइसेस हैं, ए और डिवाइस बी, डिवाइस ए और डिवाइस बी। ए ने बी के साथ और बी ने ए के साथ अब कम्युनिकेट करना है, लेकिन इस कम्युनिकेशन से पहले ए क्या करता है, अपने पास ना ये एक की बनाता है, ठीक है जी। एनक्रिप्शन की हम इसको कह सकते हैं। इसने एक की बनाई, की बनाने के बाद ये की जो है ना वो बी के साथ एक्सचेंज करेगा। अब वो किसी भी तरीके से दे, यूएसबी में डाल के ये की दे दे, व्हाट्सएप के ऊपर भेज दे, किसी भी तरीके से ये की बी तक वो पहुंचा देगा, ठीक है। अब लेट से इसने ना जो एक्चुअल डेटा है वो ये है DATA डेटा, उसने डेटा भेजना है। ए बी को क्या भेजना चाह रहा है, डेटा। लेकिन वो डेटा को इस तरह से नहीं भेजेगा। डी के लिए यहां पे क्या लिखा हुआ है 4, ए के लिए क्या लिखा हुआ है 1, टी के लिए क्या है 9, और ए के लिए फिर क्या लिखा हुआ है 1। तो वो DATA भेजने की बजाय भेजेगा 4191। ए बी की तरफ क्या फॉरवर्ड करेगा 419। डेटा को ऑल्टरनेट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए ने 4191 भेजा, बी ने 4191 रिसीव किया। ए को तो पता है ना 4191 का मतलब क्या है, बी को ऐसे तो पता नहीं चलेगा जब तक कि ये की बी के पास नहीं होगी, जब तक कि ये की बी के पास नहीं होगी। अब किसी तरीके से बी को आपने ये की पहुंचानी है, अब जाके दे आए, ठीक है जी। यूएसबी में डाल के दे दें, व्हाट्सएप पे भेज दें, ईमेल कर दें, ठीक है जी। बी के पास ये की होनी चाहिए, ठीक है। अगर बी के पास ये की है तो बी इसको दोबारा से क्या कर लेगा, डीक्रिप्ट। ए ने एनक्रिप्ट किया था इसी की को यूज करते हुए, और बी डीक्रिप्ट करेगा इसी की को यूज करते हुए। तो वो 4191 से दोबारा डेटा बना लेगा, दोबारा डेटा बना लेगा। उसे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में जो ये चीज आई थी ये क्या थी, डेटा। दरमियान में अगर इन दोनों के दरमियान कोई भी बंदा 4191 को अगर एक्सेस कर लेता है, उसे पता लग सकता है कि ये क्या है, नहीं, जब तक कि उसके पास की ना हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, अच्छा ये जो मेथड है ना जिसमें एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट सेम की से किया जाता है, ठीक है, ऐसी कीज को सिमेट्रिक कीज कहा जाता है। ऐसी कीज क्या कहलाती हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कीज जो है ना इतनी सिक्योर नहीं होती, सिमेट्रिक की इतनी सिक्योर नहीं होती। अगर आपने उस की को इसी मीडियम से ए ने बी के साथ शेयर करना है, मैंने कहा था ना की भी शेयर होनी चाहिए, की पहले देंगे आप बी को तभी तो आपका डेटा बाद में जाएगा, तभी तो वो उसे डिक्रिप्ट कर सकता है। अगर तो इसी मीडियम से आपने की भी भेजनी है तो फिर तो ये सिक्योर ना हुआ, क्योंकि अगर इस मीडियम के दरमियान में कोई बंदा, अगर कोई हैकर मौजूद है
जो आपके डेटा को पढ़ सकता है, तो वो तो फिर इस की को भी एक्सेस कर लेगा। जिस तरह की आपने बी को भेजी है, वो की उस किसी और के भी हाथ आ जाएगी। तो जिसके पास आपकी की आ गई है, वो आपके डेटा को आसानी से डिक्रिप्ट कर सकता है। या तो आप इस मीडियम से इसको एक्सचेंज ना करें, की को अलग से जाके दे आए फिजिकली, तब तो ये ठीक है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप की उस बंदे तक अलग से पहुंचाएं। ये तो फिर आप पुराने जमाने में पहुंच गए ना, फिर तो डेटा ही दे आए जाके आप उसको, की देने जो जा रहे हैं तो डेटा ही आके वैसे दे आते, आपको जरूरत क्या थी। इसका मतलब है ये काम को खास चलने वाला नहीं है, ये कोई सिमेट्री कीज वाली कहानी इतनी अच्छी नहीं है। और जाके दे के आने वाला मसला भी समझ से बाहर है, वो तो फिर हम आपस में दोनों बैठ के वैसे ही बातचीत कर लेंगे, उसकी भी क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसका कोई और तरीकाकार होना चाहिए था, तो इसका फिर एक और तरीकाकार बनाया गया जिसमें सिमेट्रिक कीज की बजाय एसिमेट्रिक कीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि एनक्रिप्ट किसी और की से होगा और डिक्रिप्ट जो है वो किसी और की से किया जाएगा। एनक्रिप्शन कीज अलग होंगी, डिक्रिप्शन कीज अलग होंगी, इन्हें हम एसिमेट्रिक कीज कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसकी कहानी आपको बता देता हूं। बिहाइंड द सीन इनके पीछे बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। हम मैथमेटिशियंस नहीं है, ना ही हमें उस मैथमेटिक्स का पता होना। बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, हमें उस मैथमेटिक्स में पढ़ने की कतन कोई जरूरत नहीं, और वो इतना आसान काम भी नहीं है। ठीक है, एक पूरी फील्ड है क्रिप्टोग्राफी के नाम से, इसमें डिग्रीज होती हैं बकायदा, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है जी, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर बकायदा स्पेशलाइजेशन इसके अंदर होती है। वो लोग जो कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाउ इट वर्क्स, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताता हूं कि होता क्या है। किया इसमें ये जाता है, इसकी मैं मिसाल आपको यूं दूंगा। आप में से कभी लॉकर्स ऑपरेट किए हैं किसी ने, बैंक लॉकर्स, किसी घर में हो आपके, किसी ने लॉकर में बैंक की कोई चीज रखी हो, पैसे नहीं है इतने यार, ये भी तो हो सकता है ना, अभी ऐसी कोई चीज ही नहीं है अभी आपके पास जिसे आप लॉकर में रखें। ठीक है, नहीं नहीं, मैं बैंक लॉकर्स की बात कर रहा हूं। अगर किसी को इत्तेफाक हुआ हो, तो आपको पता है उसकी दो कीज होती हैं, एक की जो है वो आपको दे दी जाती है और एक बैंक ब्रांच मैनेजर के पास होती है। जब तक लॉकर के साथ वो दोनों कीज ना लगाई जाए तब तक वो लॉकर खुलता नहीं है। ना वो आपकी की से खुलेगा, ना वो बैंकर उसको अपनी की से खोल सकता है, जब तक कि दोनों कीज लग ना जाए। तो वो की नहीं बल्कि की पेयर होता है। बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी कॉन्सेप्ट एसिमेट्रिक कीज के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि की जनरेट नहीं होगी बल्कि की पेयर बनाया जाएगा। की पेयर, पेयर में हमेशा दो ही होते हैं। अब उस पेयर में एक की को कहा जाता है प्राइवेट की और एक की कहलाती है पब्लिक की। एक की प्राइवेट और एक की पब्लिक। पब्लिक की का मतलब क्या है, उसे पब्लिकली शेयर किया जा सकता है, उसे पब्लिकली शेयर किया जा सकता। और प्राइवेट की का मतलब क्या है, वो आपके पास ही रहेगी, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगेन वही ए और बी, ए ने बनाई दो कीज, पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट की हमेशा अपने पास रखिएगा। जो पब्लिक की है ना, अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। एनक्रिप्ट डेटा को पब्लिक की के साथ किया जाता है और डीक्रिप्ट वो प्राइवेट की से होगा। एनक्रिप्ट किससे होगा, पब्लिक की से, और डीक्रिप्ट किससे होगा, प्राइवेट की। ए बी के साथ सबसे पहले क्या शेयर करेगा, पब्लिक की। अब हम ये मानते हैं कि जो दरमियान वाला मीडियम है ये सिक्योर, तो पब्लिक नेटवर्क सिक्योर नहीं होता। पब्लिक जो है सबका है, पब्लिक नेटवर्क सिक्योर नेटवर्क नहीं है, पूरी दुनिया वहां पे मौजूद है। तो आपने ये पब्लिक की अपनी तरफ से तो बी के साथ एक्सचेंज किया, लेकिन और दुनिया भी इसको एक्सेस कर सकती है, कर लें बेशक। इस की से होना क्या है, इससे तो सिर्फ आपका डेटा एनक्रिप्ट होगा। तो आपने बेसिकली बी को कहा तुम जो डेटा मुझे भेजोगे ना, वो तुमने इस वाली की से एनक्रिप्ट करके भेजना है। बी कहेगा ठीक है, तो बी इस वाली पब्लिक की के मुताबिक डेटा को क्या करके भेजेगा, एनक्रिप्ट। अब डेटा एनक्रिप्ट हुआ है, डीक्रिप्ट ये किस की से होगा, सिर्फ और सिर्फ इस प्राइवेट की से, और वो किसके पास है, ए के पास। दुनिया में ये की किसी और के पास नहीं है। दुनिया में आपने ये की तो कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं की, तो ये की किसके पास है, ए के पास।
डेटा जब एनक्रिप्ट होके ए के पास आएगा तो ए इसे डिक्रिप्ट कर सकेगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइवेट की। दुनिया में कोई और बी के इस डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता सिवाय ए के, क्योंकि इस ताले ने खुलना जिस चाबी से है वो है ही सिर्फ ए के पास। भाई दुनिया में और लोग भी इस पब्लिक की के साथ डेटा एनक्रिप्ट करके अगर ए को भेज देते हैं तो वो अपना ही डेटा ही भेज रहे हैं, ए का उसमें क्या जाना है, वो डिक्रिप्ट करके खोल के देख लेगा अंदर क्या है, इससे उसका नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो जो डेटा बी से ए पे जा रहा है उसको ऐसे इनक्रिप्ट किया जाएगा कि उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ ए के पास ही होगी। सिमिलरली बी को भी की पेयर एक्स बनाने पड़ेंगे ना, वो पब्लिक की भेजेगा, उससे ए का डेटा इनक्रिप्ट होके बी के पास आएगा और सिर्फ बी ही उसको क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट, उसके अलावा और कोई इसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको ताला खोलने वाली चाबी सिर्फ और सिर्फ बी के पास है। तो कॉन्सेप्ट ये है, दोनों क्या बनाएंगे, की पेयर्स, ठीक है जी, और शेयर सिर्फ पब्लिक वाली की जाएगी जिससे एनक्रिप्ट होता है। ताला खुलने वाली जो की है वो आप किसी के साथ कभी शेयर करते ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये एसिमेट्रिक कीज का कॉन्सेप्ट है। अब इसके पीछे मैंने अगेन आपको बताया देयर इज ए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। एक सवाल ये है, क्या ये कभी भी फेल नहीं हो सकती ये चीज, क्या ये कभी भी डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगा, ये जो आप इस पब्लिक की से करते हैं इसको एक्सचेंज? तरीका उसका है तो सही, अगेन मैथमेटिक्स है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के किया तो जा सकता है, लेकिन हमारे इस वक्त दुनिया में जो हम इस वक्त कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतने पावरफुल है ही नहीं जो उसको डिक्रिप्ट, अगर ये डिक्रिप्ट हो जाए ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा दुनिया का। क्रिप्टो करेंसी पूरी इसी के ऊपर खड़ी हुई है, पता है ना, क्रिप्टो करेंसी का लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, ये आपकी पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन फेल हो जाए तो सारा कुछ हैक हो जाएगा, अकाउंट्स बैलेंस जीरो। और आपके बैंकिंग सेक्टर में जहां जहां हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो इसी मॉडल के ऊपर चल रहा है। ये फेल हो सकता है लेकिन उस वक्त होगा दुनिया में जिस वक्त कहा जाता है कि आजकल जो हम सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये बाइनरी चल रही है ना, 0 1 0, हम कहते हैं हम सिक्का उछालते हैं तो उसके दो रुख होते हैं, हेड होता है या टेल होता है, लेकिन उसके दरमियान में भी जब सिक्का घूम रहा होता है तो बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, ठीक है जी, लेकिन हम उनको तो कंसिडर नहीं करते। हमारे आजकल के सिस्टम भी 0 या 1 को देख रहे होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आने वाले वक्त में क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे, जब वो आ जाएंगे तो वो इतने पावरफुल होंगे कि वो दरमियान वाले तमाम कॉम्बिनेशंस को भी कंप्यूट कर सकेंगे। उस वक्त फिर आपकी जो क्रिप्टोग्राफी है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो जब वो आएंगे तो फिर देखी जाएगी, भाई पहले कौन से हमने सोल्यूशन निकाले थे, जिन्होंने निकाला वो निकाल लेंगे, इसका भी हाल, हमें टेंशन लेने की खास जरूरत नहीं है। तो हमने सिर्फ क्या करना है जी, हमने एसएसएच को कॉन्फ़िगर करना है, जो क्या करेगा, पब्लिक और प्राइवेट की पेयर जनरेट करेगा और शेयर करेगा पब्लिक की को, और डिक्रिप्ट जो है वो अपनी प्राइवेट की से करेगा जो उसने अपने पास ही रखी होगी, ठीक है। अब एसएसएच को हम कैसे इनेबल करते हैं जी, वो देख लेते हैं। अगेन हम एसएसएच को इस्तेमाल करने लगे हैं फॉर रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस की पहली शर्त, जिसको रिमोटली एक्सेस करना है वो रीचेबल होना चाहिए, ठीक हो गया। और दूसरी शर्त यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपके पास यूजर नेम पासवर्ड या पासवर्ड होगा, या बगैर पासवर्ड के आपको अलाउ किया गया होगा प्रिविलेज लेवल 15 देके, जिस तरह भी हमने किया था। तो शराइत तो ये दोनों है, ठीक है। अब टेलनेट और एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन में फर्क क्या होता है, वो स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। राउटर ए को एसएसएच रेडी कर लेते हैं, राउटर बी को मैंने इनेबल किया टेलनेट के लिए, राउटर बी को हमने टेलनेट के लिए इनेबल किया ना, तो राउटर ए को हम एसएसएच रेडी कर लेते हैं ताकि इसको एसएसएच किया जा सके, ठीक है। उसके लिए तरीकाकार क्या जी, इनेबल मोड में आया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आया। टेलनेट की शराइत सुन लें, डिवाइस पे होस्ट नेम होना चाहिए, पहली कंडीशन, डिवाइस पे क्या होना चाहिए, होस्ट नेम। दूसरी चीज जो कि ऑलरेडी है, पहली शर्त तो पूरी हो गई, होस्ट नेम है। दूसरी शर्त, आपने उस डिवाइस को एक डोमेन नेम असाइन करना है। डोमेन नेम क्या होता है, corbett.com, google.com, facebook.com, ठीक है जी। तो डोमेन नेम ऐसे असाइन होता है जी, IP डोमेन डैश नेम, ठीक है। cisco.com लिख दें, corbett.com लिख दें, लैब के लिए तो कुछ भी लिखा जा सकता है, abc.com लिख दें, example.com लिख दें। तो आपने डोमेन नेम डिफाइन करना है उस डिवाइस पे जिसको आपने एसएसएच के लिए इनेबल करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्को आईओएस की है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होती,
किसी और वेंडर पे किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, उसके स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहां पे पहला काम होस्ट नेम होना चाहिए, जो कि है। दूसरी शर्त डोमेन नेम होनी चाहिए। क्यों है ये शर्त, था सुन लें। ये जब आप SSH इनेबल करेंगे तो उसका नतीजा अल्टीमेटली क्या निकलेगा, की पेयर बनेगा। क्या बनेगा, की पेयर। ए बनाएगा ना की पेयर, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की, उसे अपने पास कहीं ना कहीं सेव भी करेगा। तो सेव करेगा तो कोई फाइल होगी ना वो की, तो फाइल का कोई नाम भी होगा। जिस तरह रनिंग कॉन्फ़िग का नाम रनिंग कॉन्फ़िग है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग का नाम स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, तो ये जो की पेयर सेव होंगे इनको भी तो कोई नाम देना है ना। इनका जो नाम होता है ना, सिस्टम बनाता है होस्ट नेम और डोमेन नेम के कॉम्बिनेशन से। यानी इस राउटर पे जो पब्लिक और प्राइवेट की पेयर सेव होगा ना, उसका नाम होगा a.cisco.com। ए होस्ट नेम है और डोमेन नेम के साथ cisco.com, a.cisco.com, जिसको ये अपनी लोकल मेमोरी में ही सेव रखेगा। आपकी कंपनी में 50 राउटर हैं, 50 के अपने अपने पब्लिक और प्राइवेट की पे जनरेट होंगे ना, बिल्कुल जनरेट होंगे। तो उनके नामों में एक चीज सेम होगी और एक चीज फर्क होगी। डोमेन नेम आपकी कंपनी का एक ही होगा, लेट्स से cisco.com या corbett.com, लेकिन वो होस्ट नेम डिफरेंट डिफरेंट होता जाएगा। a.cisco.com, b.cisco.com, c.cisco.com। तो ये सिस्को iOS की शर्त है कि डिवाइस का होस्ट नेम होना चाहिए और डोमेन नेम होना चाहिए, क्योंकि उसने उनको मिला के उस की पेयर को नाम देना होता है, इसलिए जरूरी है। अदरवाइज कोई और कहानी नहीं है। किसी और वेंडर में होगा, वो कहेगा अपनी मर्जी से वैसे ही नाम बता दो क्या रखना है, मैं खुद नहीं बनाऊंगा, तुम खुद बता दो तुमने इस पेयर का नाम क्या रखना है। या वो ऑटो पे रैंडमली जनरेट कर देगा, करता ये भी है, लेकिन इन दोनों पैरामीटर से करता है, और इन दोनों पैरामीटर्स को ये आपसे ही कॉन्फ़िगर करवाता है, होस्ट नेम को भी और डोमेन नेम को भी। तो ये इसकी अहमियत है। अच्छा जी, डोमेन नेम हो गया। अब अगला काम, SSH में मेन चीज क्या है, की पेयर। की पेयर वो हमने बनानी है, की पेयर नहीं, मुश्किल है हमारे लिए बनाना, ठीक है जी। और जो काम हमें मुश्किल लगे स्टैटिकली करना, उसका कोई ना कोई हमें डायनामिक सोल्यूशन चाहिए होता है। डायनामिक का मतलब ये काम करने के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा। तो ये काम करने के लिए दुनिया में मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें से जो सबसे फेमस और ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो मैं अभी आपके सामने यूज करता हूं। क्या करने लगा हूं, की पेयर जनरेट कराने लगा हूं, की पेयर जनरेट कराने लगा हूं। कमांड है जी क्रिप्टो, क्रिप्टो इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो की जनरेट, यही करना था ना, क्रिप्टो की जनरेट ही करानी है, तो कमांड भी क्रिप्टो की जनरेट। ला माफी दे, आप लोग अगर सिक्योरिटी पढ़े हो ना सिस्को की या किसी और की, क्रिप्टो 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 इतनी भयानक किस्म की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आपके धुएं निकल जाते हैं, ठीक है जी, बड़ा भयानक काम है, ठीक है जी। तो बहरहाल क्रिप्टो की जनरेट, अच्छा आपने करनी है नहीं, किसी प्रोटोकॉल से करानी है, प्रोटोकॉल का कोई नाम पता भी तो होना चाहिए, तो उसका नाम है RSA, क्रिप्टो की जनरेट RSA क्या है, प्रोटोकॉल का नाम। RS और A से बनता क्या है, थोड़ा वक्त दे दें अपने आप को भी और मुझे भी, अभी इनका नाम सामने आया, लेकिन जब नाम सामने आएगा आपका दिल खुश हो जाएगा कि RSA से बनता क्या है। तो फिलहाल क्रिप्टो की जनरेट हम नहीं कर रहे, कोई प्रोटोकॉल कर रहा है और उसका नाम क्या है, RSA। इसको मैं एंटर करता हूं, ये आपसे पूछेगा कि जो की है, अच्छा की जितनी बड़ी हो ना, इसमें रूल ये है की जितनी बड़ी होती है, जितने ज्यादा बिट्स की होती है, बिट से क्या बनते हैं, कॉम्बिनेशन, जितनी बिटें ज्यादा होंगी उतने कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड की बनेगी। की जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी उसको डीक्रिप्ट करना भी उतना मुश्किल होगा। अच्छा डीक्रिप्ट करना मुश्किल होगा, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, डीक्रिप्ट करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, रिसोर्सेज भी ज्यादा इस्तेमाल होंगे। सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस का ना एक ग्राफ है जो कि पहले दिन से है, सिक्योरिटी बढ़ाओगे तो परफॉर्मेंस नीचे ही आएगी, ये तो जेहन में रखें। सिक्योरिटी परफॉर्मेंस की कुर्बानी दे के ही इंप्लीमेंट होती है। मिसाल के तौर पे अभी आप इस दरवाजे से अंदर आते हैं, इस पे कोई चौकीदार नहीं है, आप आराम से आके बैठ जाते हैं, मैं चौकीदार बिठा दो, उनको हर बंदे का शनाख्ती कार्ड चेक करके अंदर आने देना, तो आपकी क्लास अगर 1 मिनट में अंदर आके बैठ जाती है, उस प्रोसेस के बाद आधा घंटा लगेगा। तो सिक्योरिटी बढ़ाएंगे तो परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे ही आएगा,
ठीक है, वो तो चीज पक्की है। तो आप जितनी बड़ी की रखेंगे उतनी ही ज्यादा उसको डिक्रिप्ट करने में मुश्किल होगी। मुश्किल भी होगी, ये अच्छी बात है, लेकिन टाइम भी दूसरी तरफ ज्यादा लगेगा। मैं एंटर करता हूं, कहता है जी आप बताएं कितनी बिट की आपने की रखनी है। ठीक है, कितनी बिट की आप की रखना चाहते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू 512 है। अब यहां पे सुन ले, एसएसएच जिस प्रोटोकॉल को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं ना, इसके अब दुनिया में दो वर्जन हैं, एसएसएच वर्जन 1 एंड एसएसएच वर्जन 2। एसएसएच वर्जन 2 ज्यादा सिक्योर है। उसकी रीजन ये है कि ये सपोर्ट करता है ज्यादा बड़ी की को। ठीक है, एसएसएच वर्जन 2 के लिए कम से कम भी जो की का साइज है वो 768 एंड अबव होना चाहिए। 768 से कम नहीं, 768 से नीचे वर्जन 1 सपोर्ट करता है उसको, लेकिन 768 एंड अबव वर्जन 2 में है। ठीक है जी, तो आप 768 भी रख सकते हैं। मैक्सिमम रेंज कितनी दिखा रहा है? 2048। भाई हम तो लैब कर रहे हैं, हमें कुछ ज्यादा परवाह करने की जरूरत भी नहीं है, आप 2048 भी रख सकते हैं। 768 से कम ना हो, ज्यादा हो सकती है, 768 भी हो सकती है, वो भी तब अगर आप एसएसएच का वर्जन 2 एनेबल करना चाह रहे हैं। अगर वर्जन 1 रहने देना तो ये भी ठीक है, लेकिन मैं रख देता हूं चलें 1024। मैंने 768 से अबव रखा है। जैसे ही मैंने ये कमांड दी है, कहता है जी जनरेटिंग 1024 बिट आरएसए कीज। ठीक है जी, बिल्कुल सही हो गया। कीज विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल। ये नॉन एक्सपोर्टेबल पता कौन सी होती है? प्राइवेट वाली। वो किसी के साथ वो कहता है मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, अपने पास संभाल के रखूंगा। हम कहते हैं हम चाहते भी यही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1024 इसने उस इतनी बिट के लिहाज से ये जनरेट कर लेगा। एक दफा एंटर करता हूं और कहता है एसएसएच इनेबल्ड, ये लॉग मैसेज आया। एसएसएच का वर्जन का लिखा हुआ है 1.99। एसएसएच का वर्जन 1.99 होता ही नहीं है। इस 1.99 का मतलब ये है कि राउटर ए को कि दूसरी तरफ अगर जो क्लाइंट है जिसने इसको एसएसएच करना है उस पे अगर वर्जन 1 है एसएसएच का तो वो भी इसे एसएसएच कर सकता है, और वर्जन 2 है तो वो भी एसएसएच कर सकता है। यानी इट इज बैकवर्ड कंपैटिबल। एसएसएच वर्जन 2 भी हो सकता है दूसरी साइड पे, और एसएसएच का वर्जन 1 भी हो सकता है। टेक्निकली इस पे दोनों वर्जन एनेबल हो गए। 1.99 मींस कंपैटिबल विद बोथ वर्जन 1 भी और वर्जन 2 भी। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैंने एसएसएच का वर्जन 2 ही एनेबल करना है, तो आपको फिर एक एक्स्ट्रा कमांड देनी पड़ेगी, और वो है IPSSH वर्जन 2। अब इस राउटर पे एसएसएच का वर्जन 2 ही एनेबल है। अब शर्त है कि जो दूसरा बंदा भी इसको एक्सेस करेगा उस पे भी वर्जन 2 ही होना चाहिए। इससे पहले क्या था? 1.99। 1.99 मींस क्लाइंट पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब शर्त क्या है? वर्जन 2 ही होगा। अब इस पे सिर्फ वर्जन 2 इनेबल है, नो वर्जन 1। और वर्जन 1 और वर्जन 2 आपस में कंपैटिबल नहीं होते, या तो दोनों तरफ वर्जन 1 हो या दोनों तरफ वर्जन 2 होना चाहिए। ठीक है जी, तो IPSSH वर्जन 2। ठीक है जी, नए काम कितने किए अभी तक देख लें। सबसे पहले मैंने नाम दिया था होस्ट नेम, वो तो रोज का काम है हमारा। डोमेन नेम एक नई चीज थी, वो कॉन्फ़िगर की। उसके बाद हम पहले से कह रहे थे की पेयर की पेयर की पेयर होना चाहिए, तो जनरेट भी तो कराना था, वो करवा लिया। जितनी ज्यादा बिट हो उतना अच्छा है। ठीक है जी, और उसके बाद आप छोड़ सकते थे वहां पे, लेकिन मैंने कहा यार अगर वर्जन 2 ही एनेबल करना हो तो उसकी एक एक्स्ट्रा कमांड है, वो इस तरीके से आप देंगे। अच्छा, एसएसएच आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगे? रिमोट एक्सेस के लिए। रिमोट एक्सेस के लिए लाइन वीटीवाई इंपॉर्टेंट होती है ना, लाइन वीटीवाई। आपने लाइन वीटीवाई पे ऐसा कुछ किया है कि उसे एसएसएच किया जा सके? नहीं, लाइन वीटीवाई को तो कुछ भी नहीं बताया। रिमोट एक्सेस के लिए यूजर नेम पासवर्ड ऐसी चीजों की जरूरत होती है बिल्कुल। आपने ऐसा कोई बंदोबस्त किया? कोई भी नहीं किया, तो कर लेते हैं। मैं कहता हूं यूजर नेम एडमिन, राउटर बी पे किया था, ए पे नहीं किया हुआ। यूजर नेम एडमिन, प्रिविलेज 15, पासवर्ड रख लें बेशक, या सीक्रेट रख लें, ये आपको पता है। ठीक है जी, सीक्रेट भी रख सकते हैं और पासवर्ड भी। एक यूजर नेम बना लिया, प्रिविलेज उसकी 15 रख ली, पासवर्ड दे दिया। ठीक है जी, और अब क्या करूं? लाइन VTY 0 से 4 पे जाते हैं। मैं चाहता हूं जो भी इसे एसएसएच करे ये उससे यूजर नेम पासवर्ड पूछे, तो पहले तो आप कमांड देंगे लॉगिन लोकल। को फर्क तो नहीं आया?
टेलनेट में भी यही था, लाइन कंसोल पे भी यही था। तो एसएसएच के लिहाज से मैंने यहां पे तो कुछ अभी किया नहीं है, अब करूंगा। एक कमांड है ट्रांसपोर्ट इनपुट क्वेश्चन मार्क करें, कितनी ऑप्शन लिखी हुई है? 4, ऑल, नन, एसएसएच, टेलनेट। अगर मैं यहां लिखूं टेलनेट तो इस राउटर को सिर्फ टेलनेट होगा, एसएसएच नहीं हो सकता। अगर मैं यहां पे कर दूं नन तो ना एसएसएच होगा ना टेलनेट होगा। अगर मैं कर दूं ऑल तो इस राउटर को एसएसएच भी हो सकता है और टेलनेट भी हो सकता है। इस वेरिएंट में जिस पे मैं काम कर रहा हूं बाय डिफॉल्ट ऑल होता है, यानी इस राउटर को टेलनेट भी किया जा सकता है और एसएसएच भी किया जा सकता है। इस राउटर को टेलनेट भी किया जा सकता है और एसएसएच भी। और मैं कर दूं अगर सिर्फ एसएसएच, अब क्या होगा? अब इसे सिर्फ एसएसएच किया जा सकता है। नन में कुछ भी नहीं होगा, ऑल में टेलनेट एसएसएच दोनों हो सकते हैं। एसएसएच लिखूंगा तो सिर्फ एसएसएच हो सकता है, टेलनेट लिख दूंगा तो सिर्फ टेलनेट हो सकता है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, सिस्को के मुख्तलिफ आईओएस वर्जन्स में डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकती है। किसी में ट्रांसपोर्ट इनपुट नन होता है, उसमें आप टेलनेट भी करेंगे तो टेलनेट नहीं होगा, आपको पहले ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल या ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट करना पड़ेगा। समझ आ रही? आपका इस कोर्स में एन मुमकिन है कुछ दिनों बाद हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो वहां पे आप अच्छी भली टेलनेट की यही कॉन्फ़िगरेशन करके टेलनेट करेंगे, टेलनेट नहीं हो रहा होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट इनपुट नन होगा। कुछ में बाय डिफॉल्ट ऑल होता है, जैसे इस वाले में ऑल ही था, लेकिन मैंने अब उसको क्या कर दिया है? एसएसएच। तो मैं चाहता ही यही हूं कि राउटर ए को सिर्फ और सिर्फ एसएसएच हो, ठीक है जी, टेलनेट ना हो। तो मैंने ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच कर दी, बस ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन है। राउटर ए अब रेडी है क्या होने के लिए? एसएसएच होने के लिए। इसके अलावा और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं रह क्या गया इसमें। आरएसए का मतलब क्या होता है? आरएसए का मतलब, और मैंने क्या कहा था? देख के दिल खुश हो जाएगा, और ये जरूरी नहीं है कि आपका दिल खुश हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आरएसए का इससे क्या लेना देना है? ठीक है जी, आर एस ए ये 3 लोगों का नाम है। ये 3 वो लोग हैं जिन्होंने ये एल्गोरिदम बनाया था की पेयर जनरेट करने का, ठीक है जी। तीनों के बारे में मजीद आपने कुछ पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया पे डिटेल मौजूद है। ये तस्वीर विकीपीडिया से उठाई गई है, ठीक है जी। और अगर आपको दिलचस्पी हो इनकी जिंदगी के बारे में जानने की, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया था, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, और शायद इनमें से कोई मेरा ख्याल है जिंदा भी है। अगर गुजर गया तो हम क्या कर सकते हैं? आप मिलना चाहें इनसे तो अगर तो जिंदा है तो शायद मुलाकात हो जाए, वो ज्यादा मुश्किल है उनके जहां पे ये रहते होंगे वहां पे आप शायद जा नहीं सकते, अगले जान में शायद आपकी मुलाकात हो जाए, और वो भी नहीं पता कि ये किधर गए हैं अब आगे, ठीक है जी। तो वो भी अब एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है जी। तो बहरहाल ये इन 3 लोगों के नामों से डिराइव किया है। इन तीनों ने मिलकर जो है मुख्तलिफ एनक्रिप्शन मेथड्स बनाए हैं जिनमें आरएसए भी एक है, ठीक है जी। तो तीनों की कंट्रीब्यूशन थी, तीनों के नाम पे इस प्रोटोकॉल का नाम रखा गया है, ठीक है। तो अगर नाम में दिलचस्पी हो तो अच्छा, ये आपको अगर याद भी कर लेना रायवेस, शमीर, एडलमैन, तो ये कुछ अरसे बाद भूल जाएगा। बस इतना याद रखेंगे 3 लोगों का नाम है जिससे ये डिराइव किया गया, ठीक है जी। तो राउटर ए को हमने रेडी कर लिया फॉर एसएसएच। राउटर ए को अब क्या किया जा सकता है? एसएसएच किया जा सकता है, ठीक है। आप किसी एंड डिवाइस से भी इसको एसएसएच कर सकते हैं और आप राउटर टू राउटर भी एसएसएच कर सकते हैं। मैंने जिस तरह राउटर ए से बी को टेलनेट किया था, अब मैं बी से राउटर ए को आपको एसएसएच करके दिखा देता हूं। तरीकाकार इसका क्या होगा जी? राउटर बी पे चलते हैं, अगर तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज रह नहीं गई, तो ये सक्सेसफुली एसएसएच हो जाएगा, ठीक है जी। इनेबल मोड में जाते हैं, इसका हमने पासवर्ड सिस्को रखा था। सबसे पहला काम एक दफा पिंग करके तसल्ली कर लिया करें कि जिसको आप एसएसएच करने लगे हैं वो रीचेबल है या नहीं है। तो इट इज रीचेबल,
ये पहले की तरह रीचेबल है, ठीक है जी। अब टेलनेट के लिए क्या कमांड लिखी थी, टेलनेट। टेलनेट के लिए टेलनेट लिख भी सकते हैं और टेलनेट ना भी लिखें, खाली आईपी भी लिख दें तो काम चल जाता है। लेकिन यहां एसएसएच के लिए एसएसएच लिखना पड़ता है, तो एसएसएच, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद करना किसको आपने एसएसएच, यहां पे ना क्वेश्चन मार्क करें, दो ऑप्शंस नजर आ रही हैं आपको, ठीक है जी, दोनों काम की हैं। डैश एल का मतलब है आप ये बताएंगे कि आप किस यूजर नेम की मदद से एसएसएच करना चाह रहे हैं। डैश वी का मतलब है आप वेरिएंट स्पेसिफाई करेंगे, हम दोनों काम करते हैं अभी। ये देखें जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग ये साबित हुई है वक्त के साथ साथ, मैं आपको बता रहा हूं उसके बावजूद आप ये गलती करेंगे। ये डैश एल है, ठीक है जी। जी, थोड़े अरसे बाद जब आप भूल जाएंगे और नोट्स देख रहे होंगे तो कुछ लोगों को ये 1 लगेगा और आप डैश 1 लिख के कर रहे होंगे और ये नहीं होगा 1 में। अच्छा, मैं यहां 1 लिख के दिखाता हूं आपको, बड़ा ही बारीक सा फर्क है। ये जो उसका ऊपर वाला डंडा है या तो वो हॉरिजॉन्टल है या थोड़ा सा नीचे टिल्ट हुआ हुआ है, लेकिन ये फर्क आपको जब आप आज से 2 महीने बाद नोट्स देख के कर रहे होंगे लैब, उस वक्त ये नजर नहीं आएगा। आप कह रहे होंगे सर देखें बिल्कुल वही कमांड है जो आपने दी थी, नहीं चल रही। तो फर्क सिर्फ वो 1 का और एल का होता है, तो ये एल है, डैश एल लिखना है यहां पे आपने, ठीक है जी। तो इसका मतलब है आप, वो कह रहा है जी किस यूजर नेम के साथ आप एसएसएच करना चाह रहे हैं, हमने यूजर नेम रखा था एडमिन। यूजर नेम क्या रखा हुआ है, एडमिन, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आगे वेरिएंट की ऑप्शन है, बिल्कुल है, और वर्ड का मतलब है वो कहता है आईपी एड्रेस या होस्ट नेम ऑफ रिमोट डिवाइस। होस्ट नेम कब लिख सकते हैं, अगर आपने डीएनएस वाला काम किया हो। अच्छा, हमने नोट ये किया था पैकेट ट्रेसर में ना, ये होस्ट नेम एसएसएच के साथ अक्सर नहीं चलता, आईपी ही लिखें तो बेहतर, रियलिटी में चलेगा। पैकेट ट्रेसर की कुछ कुछ जगहों पे लिमिटेशन है, ठीक काम नहीं करता, ठीक है, तो बेहतर आप यहां पे आईपी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं पहले डैश वी करके, ये वी ही है, डैश वी करके वेरिएंट 2 ना लिख लें, वेरिएंट 2, क्योंकि वेरिएंट अब दोनों तरफ सेम होना जरूरी है। तो हमने कहा जी वेरिएंट 2 होगा, क्वेश्चन मार्क करें। अब सिर्फ एक चीज रह गई है, डोमेन नेम है तो डोमेन नेम लिख दिया जाएगा, आईपी है तो आईपी, लेकिन मैंने पैकेट ट्रेसर में आपको कहा था आप आईपी ही लिखें तो बेहतर है। राउटर ए का आईपी क्या है, 1.1.1.1। एक लाइन में काफी सारे काम हो गए, यूजर नेम भी आ गया, वेरिएंट भी आ गया, आईपी भी आ गया, एक चीज रह गई है, पासवर्ड एंटर करें, वो अब पूछ रहा है। तो सही पासवर्ड एंटर करने की सूरत में क्या हो गया, एसएसएच हो गया, ठीक है जी। अच्छा, वो जो अब की को शेयर करने वाला काम है ना पब्लिक की, ये बिहाइंड द सीन ये काम खुद करता है। जब एसएसएच का कनेक्शन बन जाता है तो वो पब्लिक की खुद इसके साथ शेयर करेगा, यानी राउटर ए को पब्लिक की उसने भेज दी है। अब राउटर ए जितना भी डेटा यहां से उसकी तरफ भेजेगा वो इनक्रिप्ट होके जाएगा, और डीक्रिप्ट दुनिया में से सिर्फ अब राउटर बी ही कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट की उसने अपने पास संभाल के रखी हुई है, ठीक है जी। तो बिल्कुल जिस तरह टेलनेट हुआ था, बजाहिर देखने में तो वैसे ही लग रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन स्टोरी डिफरेंट है। अब इनके दरमियान जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है वो एनक्रिप्ट होके जा रहा है, लेकिन वहां पे जो डेटा था वो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा था। तो रिमोट एक्सेस के ये दो तरीके हैं। अच्छा, अभी हम हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर, कुछ अरसे बाद पैकेट ट्रेसर से बाहर भी निकलेंगे, रियल डिवाइस से रियल डिवाइस को एसएसएच कैसे होता है इंशाल्लाह वो भी करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी चूंकि पैकेट ट्रेसर हमारे दरमियान वो चीज है जो सबके पास है, तो पहले इस पे हाथ सीधा कर लें, फिर उस पे भी कर लेंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मैं दूंगा कि आप अपने लैपटॉप पे रहते हुए ही रियलिटी के करीब तरीन जो लैब सिनेरियो बन सकते हैं वो आप बना लेंगे। जब GNS 3 भी आएगा तब भी आपको अपने इस एक लैपटॉप के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन बेसिक चीजें, बेसिक प्रैक्टिस अपनी यहाँ पे आप कर छोड़ें। तो एसएसएच जनाब करने का तरीका ये है। तो रिमोट एक्सेस के दो तरीके हैं, हम हैं अभी सिस्को प्लेटफॉर्म के अंदर और अभी सिस्को में ही रहेंगे, टेलनेट और एसएसएच कैसे कॉन्फ़िगर होता है आपके सामने। अच्छा जी, एक चीज अभी बाकी रह गई है, ठीक है जी, राउटिंग पे जाने से पहले, जो कि मैंने आपकी आउटलाइन में लिखी हुई है, वो ये है कि आपको याद होगा ये जो हमारी डायग्राम हमने बनाई हुई है पैकेट ट्रेसर में, इसमें मैंने सारी एंड डिवाइसेस को लास्ट टाइम आईपी नहीं दिए थे,
उस दिन मैंने कहा था इतने आईपी पहले ही दे रहे हैं, अब ये एंड डिवाइसेस तो ज्यादा सारी हैं, अब मैं एक एक पे जाके स्टैटिकली आईपी दूं, देर बड़ी हो जाएगी, मुश्किल बहुत हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने शायद उसकी वजह भी बता दी हो आपको कि आपके लैन सेगमेंट में या ब्रांच नेटवर्क में नंबर ऑफ यूजर हमेशा ज्यादा ही होते हैं, और एक एक एंड डिवाइस पे जाके अगर आपको आईपी एड्रेस भी असाइन करना है, सबनेट मास्क भी देना है, गेटवे भी देना है, डीएनएस भी कॉन्फ़िगर करना है। आज तो मैं पूरा पैकेज समझ आ गया अब कि खाली आईपी नहीं देना होता। जब हम कहते हैं ना आईपी असाइन करो, ये पूरा पैकेज है, 4 चीजें तो लाजमी है, आईपी, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर भी अगर नेटवर्क में है तो वो भी बताना पड़ता है, ठीक है जी, ताकि आप आराम से डोमेन नेम इस्तेमाल कर सकें, और प्रैक्टिकली डोमेन नेम इस्तेमाल करना हमारी जरूरत है। तो ये 4 चीजें तो कम से कम असाइन होनी चाहिए। हम कहेंगे एक नहीं हो रहा था, हम आईपी असाइन करते हुए सोच रहे थे यार रहने देते हैं, तो ये 4 चीजें हर डिवाइस पे अगर कॉन्फ़िगर करनी पड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। हमने देखा हमसे जो काम स्टैटिकली या मैन्युअली करना मुश्किल हमें लग रहा हो, उसका कोई ना कोई डायनामिक सोल्यूशन जरूर होता है। और सोल्यूशन का मतलब, डायनामिक सोल्यूशन का मतलब प्रोटोकॉल। तो क्या नेटवर्क डिवाइसेस पे आईपी एड्रेसेस को भी डायनामिकली कॉन्फ़िगर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और उसके लिए जो प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है वो मशहूर तरीन प्रोटोकॉल DHCP है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP भी सर्वर क्लाइंट मॉडल में काम करता है। DHCP भी सर्वर क्लाइंट मॉडल में काम करता है। आपके नेटवर्क में एक DHCP सर्वर होना चाहिए। सर्वर क्या होता है? सर्वर वो डिवाइस है जिसके ऊपर आप बताते हैं कि कौन से नेटवर्क के आईपी देने हैं, सबनेट मास्क कौन सा होगा, डिफॉल्ट गेटवे क्या बताना है, डीएनएस सर्वर क्या बताना है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप किस पे करते हैं? DHCP सर्वर पे, DHCP सर्वर पे, ठीक है। और जो उस DHCP सर्वर से आईपी अपने ऊपर कॉन्फ़िगर करता है वो क्लाइंट होता है। तो एक सर्वर आप बनाएंगे और बाकी सारे नॉर्मल सिनेरियो में एक DHCP सर्वर और मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। बैकअप रिडंडेंसी, ये बात की बातें हैं कि एक फेल हो जाए तो दूसरा भी होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी एक तो कर लें पहले। तो आपके नेटवर्क में एक DHCP सर्वर और मल्टीपल DHCP क्लाइंट्स होंगे। अब DHCP सर्वर भी अमूमन लिनक्स का सर्वर होता है या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सर्वर होते हैं, ठीक है। क्या सिस्को के राउटर को भी DHCP सर्वर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। हवावे के राउटर को भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल भी बनाया जा सकता है। क्या आपके घर में DHCP सर्वर है? उनके घर में है, आपके नहीं है? सबके है। कैसे? आपको कैसे पता चला? आज तक जिंदगी में आपने अपनी किसी डिवाइस पे आईपी असाइन नहीं किया होगा। आप मोबाइल ऑन करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और आपको आईपी, अच्छा आपने नोट किया आप जब वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं तो एक मैसेज आता है कनेक्टेड से पहले ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। तो उसका मतलब क्या है? और आईपी आ कहां से रहा आपके पास? DHCP सर्वर से। वो DHCP सर्वर आपके घर में ही मौजूद होता है। सर्विस प्रोवाइडर की वो डिवाइस जिसके बारे में मैंने कहा था उसको CPE कहना चाहिए, ठीक है, वो DHCP सर्वर भी है, वो राउटर भी है, वो स्विच भी है, उस पे अब सिक्योरिटी के भी ऑप्शन मौजूद है, आप पॉलिसी भी बना सकते हैं, वो एक्सेस पॉइंट भी है और वो DHCP सर्वर भी है। लेकिन हर चीज उसकी लिमिटेड स्केल के ऊपर होती है। अगर आपको उसके फीचर्स को एनहेंस करना है तो फिर अलग से राउटर भी लगाने पड़ेंगे, अलग से स्विचेस भी लगाने पड़ेंगे, सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल भी अलग से लग सकती है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स भी अलग से लगाए जा सकते हैं। सर्वर तो जितने मर्जी लगा लें हम अपने घर में, ऐसे ही खर्च होने हैं ना, तो लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल वो लिमिटेड फीचर सारे उसके ऊपर हैं। तो DHCP सर्वर भी है और क्लाइंट भी है। हर वो मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप या डेस्कटॉप जिस पे आईपी आप नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हो और इंटरनेट चल रहा है, उस पे आईपी कॉन्फ़िगर कोई तो कर रहा है ना, तो वो DHCP है, ठीक है। मैंने आपको भी ये सिखाना है कि सिस्को के राउटर को DHCP सर्वर कैसे बनाते हैं, सिस्को के राउटर को DHCP क्लाइंट कैसे बनाते हैं, ठीक है जी, और बाकी आपकी जो एंड डिवाइसेस हैं उनको भी DHCP क्लाइंट कैसे बनाया जा सकता है। ये सारा काम हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या सिखाने लगा हूं जी? सिस्को का राउटर DHCP सर्वर कैसे बनता है, सिस्को का राउटर DHCP क्लाइंट कैसे बनता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको सिखाता हूं, लेकिन उससे पहले
हाउ डीएचसीपी वर्क्स, डीएचसीपी काम कैसे करता है ये आपको मैं सिखा देता हूं, उसके बाद लैब के ऊपर आते हैं। कोई ना इसको समझना मुश्किल काम है, ना इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादा मुश्किल है, हर चीज बड़ी सिंपल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है जी, तो ये कैसे काम करता है जरा देख लेते हैं। ये आपका आ गया जी डीएचसीपी सर्वर, यहां पे लगाते हैं एक स्विच, स्विच के साथ आपका सर्वर भी कनेक्ट हो गया और ये आपके लेट से क्लाइंट, ये सारे के सारे क्या हैं जी आपके क्लाइंट्स। ठीक है, इस सर्वर पे मैं आईपी दे रहा हूं इस पोर्ट पे 192.168.1.1 लेट्स, इसको मैंने आईपी दे दी है, सर्वर का अपना आईपी असाइन कर दिया, और ये डीएचसीपी सर्वर, बाकी सारे क्लाइंट हैं, क्लाइंट पे आईपी असाइन नहीं हुआ। एक तरीका आप खुद दे दें, दूसरा आप डीएचसीपी से दिलवा दें, तो हमने डीएचसीपी से ही ये आईपी दिलवाने हैं। ठीक है, डीएचसीपी भी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, जैसे टेलनेट है, जैसे एसएसएच है, जैसे एचटीटीपी है, जैसे एचटीटीपीएस है। ठीक है जी, उसी तरह डीएचसीपी भी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, और जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल पहले इंतजार कर रहे होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। या तो आप टीसीपी बेस्ड होंगे या आप यूडीपी बेस्ड होंगे। जो डीएचसीपी है ये यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, डीएचसीपी यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस, डीएचसीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है जी, अच्छा डीएचसीपी, और अभी अभी पता लगा कि ये यूडीपी और टीसीपी के पोर्ट नंबर होते हैं, टेलनेट का टीसीपी पोर्ट नंबर 23, एचटीटीपी का टीसीपी पोर्ट नंबर 80, एसएसएच का 22। ठीक है जी, इसी तरह हर प्रोटोकॉल के डीएचसीपी जो है ना ये दो पोर्ट नंबर यूज करता है, यूडीपी के दो पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है। यहां लिख देता हूं डीएचसीपी यूडीपी पोर्ट 67 और यूडीपी पोर्ट 68, 67 एंड 68। डीएचसीपी में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सर्वर और क्लाइंट, सर्वर और क्लाइंट। यूडीपी पोर्ट 67 डीएचसीपी सर्वर के लिए, और डीएचसीपी पोर्ट 68, डीएचसीपी पोर्ट 68 क्लाइंट के लिए। सिक्सटी सेवन किसके लिए? सर्वर। 68 किसके लिए? क्लाइंट के लिए। पोर्ट 67 is for server, port 68 is for client. UDP port 68 is DHCP client, UDP port 67 is UDP DHCP server। ठीक है, यहां लिख देता हूं जी इनके ऊपर, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। यहां पे ये आपका सर्वर, सॉरी इसका हो गया 67 और इन सारों का 68। ठीक है, अब हाउ इट वर्क्स जी, सबकी होती है, हर प्रोटोकॉल की दोनों दोनों पोर्ट्स होती हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स दोनों इस्तेमाल करते हैं, कुछ उनमें से एक यूज कर रहे हैं। हर दुनिया की एप्लीकेशन जो है वो यूडीपी और टीसीपी दोनों के ऊपर भी बेस कर सकती हैं। कुछ सर्विसेज यूडीपी बेस्ड होंगी और कुछ टीसीपी बेस्ड होंगी। ये डीएचसीपी सिर्फ यही इस्तेमाल करता है। वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो प्रॉब्लम होगी, दोनों में से एक एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। तो आपको ये चीज इसका ख्याल रखना पड़ता है। आपने अपने लिए अगर कोई पोर्ट मेंशन करनी है तो उसके लिए एक रूल डिफाइंड है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि एक होती है वेल नोन पोर्ट नंबर्स, इनकी रेंज आज से कुछ साल पहले तो 1024 के करीब थी पहली। अब दुनिया में इतनी एप्लीकेशंस हो चुकी हुई है कि ये नंबर और आगे तक जा चुका हुआ है। आप अभी गूगल पे जाके देख सकते हैं कि वेल नोन पोर्ट नंबर्स कितने हैं और कहां तक है। टोटल 65,535 तक है, ये 0 से लेके 16 नंबर का ये नंबर होता है, 16 बिट्स का, सॉरी। तो पहली अब कुछ हजार पोर्ट्स डिफाइन हो चुकी हुई हैं, तो जहां से आगे डिफाइंड नहीं है वो वेल नोन नहीं है, उन्हें आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर तो वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे चल रही है तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, नहीं चल रही तो यू कैन यूज, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो रिकमेंडेड यही है कि आप वेल नोन पोर्ट्स को इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी, अच्छा जी, तो 67 एंड 68 यूडीपी पोर्ट 67 एंड
68। आप आज से पहले इस क्लास में नहीं थे, ऐसा ही है? पहली दफा आए हैं। ये कैसे हुआ? मेरी 1-2 क्लासेस, वो ऐसा उनको क्यों करना पड़ा? साइबर की क्लास तो 1-2 क्लासेस पढ़ने के बाद ऐसा क्या हो जाएगा? फिर कैसा महसूस होता है? ओके, अच्छा चेक कर रहे हैं मुझे। ओके ओके, वेरी गुड। तो फिर आपको मजा आ रहा है? ओके, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, जब आप सुबह आए थे मैंने उसी वक्त पहचान लिया था आपको कि आप इस क्लास के नहीं हैं। कहां से आते हैं लोग? अच्छा जी, तो पोर्ट 67 है, पोर्ट 68, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब लेट से मैं इस क्लाइंट के ऊपर आया, ठीक है, और यहां पे आके हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं कि स्टैटिक को चूज कर लो या डीएचसीपी। ऑप्शन कभी लिखी होती है डायनामिक, कभी लिखी होती है ऑटो, और कभी लिखी होती है डीएचसीपी। तो हम क्या करेंगे, डीएचसीपी पे क्लिक कर देंगे, डीएचसीपी पे क्लिक, या ऑटो पे क्लिक कर देंगे, या डायनामिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो क्लाइंट है ये एक मैसेज जनरेट करेगा जिसका नाम है डीएचसीपी डिस्कवर। आप पैकेट कह लें, डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट, या डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज कह लें आप उसको, ठीक है जी। इसका अपना आईपी क्या है इस वक्त? इसका 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 अपना आईपी फिलहाल कोई भी नहीं है, ठीक है। और जो डीएचसीपी सर्वर है उसका आईपी क्या है? 192.168.1.1। क्या हम कभी बताते हैं डीएचसीपी सर्वर कौन है? इतना हमें किसी को पता होता है? एक आम यूजर को, जो नेटवर्क का यूजर, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है या जिसे नेटवर्किंग नहीं आती, उसे तो आईपी एड्रेस का भी नहीं पता होता कि वो क्या चीज है। तो हमने आज तक कभी डीएचसीपी क्लाइंट को क्या नहीं बताया कि तुम्हारा डीएचसीपी सर्वर कौन है, हम नहीं बताते होते, ऐसा ही है। अच्छा, तो यानी इसको ये भी नहीं पता डीएचसीपी सर्वर कौन है, और इसको ये भी नहीं पता कि मेरा अपना आईपी क्या है, ठीक है जी। पैकेट तो भेजना है, पैकेट में तो सोर्स आईपी भी चाहिए और डेस्टिनेशन आईपी भी चाहिए, मानते हैं? अच्छा, इसका जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो मैंने आपको बताया था, और यही वाली तस्वीर बना के बताया था कि क्या होगा। एक स्पेशल आईपी है, एक रिजर्व्ड आईपी है। नहीं, वाक्य आपको याद आ गया कि ऐसी बात किस दिन हुई थी, ठीक है जी। दिन पे आप पहुंच गए 169.254 वाला, वो लिंक लोकल वाला लेक्चर, ये आप लेक्चर पे पहुंचे अभी। 169.254.00 वाला आईपी रिजर्व्ड है ना? नाम क्या उसका? लिंक लोकल। दूसरा नाम वो अपीपा क्यों नहीं बोला जाता आपसे? अपी ऑटो प्राइवेट आईपी एड्रेस, ऑटो प्राइवेट आईपी एड्रेस, अपीपा वाला। लिंक लोकल भी उसको कहते हैं। लिंक लोकल IPv4 में भी, और लिंक लोकल IPv6 के लिंक लोकल की पहचान कौन से होते हैं? IPv6 की बात हो रही। IPv6 के एड्रेस टाइप्स तो बताइएगा सर। IPv6 में कौन कौन से एड्रेसेस होते हैं? वो तो अब मिल गया लेक्चर आपको। 2 और 3 से शुरू होने वाले सारे IPv6 एड्रेसेस ग्लोबल यूनिकास्ट, इनमें पहली 3 बिटें 001 होती हैं। अच्छा, FC और FD वाले, FC और FD से शुरू होने वाले यूनिक लोकल, भाई कुछ तो होगा उनमें से, जाहिर है। यूनिक लोकल इक्विवेलेंट होते हैं किसके? प्राइवेट के। ग्लोबल यूनिकास्ट इक्विवेलेंट होते हैं पब्लिक के। अच्छा, उसके अलावा और कौन सी टाइप्स होती हैं? लिंक लोकल की पहचान IPv6 में क्या है? FE80, FE90, FEA0 और FEB0। और चौथी टाइप मल्टीकास्ट, और मल्टीकास्ट की पहचान FF। पहली 8 बिटें 1 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये वो दिन था, अभी मैं वो ये वाला एड्रेस तो यहाँ पे नहीं आया, बल्कि ये भी दिन क्या था, इससे और पीछे जाएं। IPv4 में क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है, ठीक है जी। कितनी क्लासेस होती हैं हमारे पास? 5। पहली क्लास कौन सी है? A। क्लास A की रेंज पहले ऑक्टेट की कहां से कहां तक है?
0 से 127, और फिर इसके बाद क्या बात हुई थी, 0 वाला और 127 वाला रिजर्व्ड है। 0 से शुरू होने वाले 2.25 करोड़ एड्रेसेस रिजर्व्ड हैं। 127 से शुरू होने वाले 2.25 करोड़ एड्रेसेस रिजर्व्ड हैं। ठीक है, जो जीरो वाले एड्रेसेस हैं उनकी क्या कहानी बताई थी, उनमें ज्यादातर तो अभी तक अनडिफाइंड ही पड़े हुए हैं, लेकिन एक डिफाइन हो गया हुआ है, कौन सा, 0.0.0.0 वाला। ये एड्रेस दो जगहों पे यूज होता है जी। एक इस्तेमाल उसका है DHCP क्लाइंट, और दूसरा इस्तेमाल डिफॉल्ट राउटिंग। आ गया याद, ये सब कुछ हुआ था आपकी जिंदगी में, बहुत कुछ हो चुका अब तक, लेकिन उसको याद रखना बड़ा जरूरी है, मुश्किल भी और जरूरी भी है। तो DHCP क्लाइंट और डिफॉल्ट राउटिंग के लिए 0.0.0 वाला एड्रेस रिजर्व्ड है, ऐसे ही है। ठीक है, तो इसका जो सोर्स एड्रेस है वो होगा 0.0.0। सारे क्लाइंट्स का सोर्स एड्रेस क्या होगा, 0.0.0.0। ठीक है जी, तो ये हो गया आईपी सोर्स का। अब डेस्टिनेशन आईपी पे आते हैं। ठीक है, ये मैसेज किसको भेजना चाहते हैं आप, सर्वर को। सर्वर का आईपी आप बता नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगा ना अगर बताना पड़ जाए क्लाइंट को। एक इंटरनेट यूजर को अगर ये बताना पड़े कि DHCP सर्वर का आईपी कॉन्फ़िगर करो, वो कहेगा इससे बेहतर नहीं मैं अपना आईपी खुद ही कॉन्फ़िगर कर लूं, अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो ये हम कर नहीं सकते। तो फिर क्या ऑप्शन बचती है, कौन सा आईपी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस मकसद के लिए। कोई ऐसा एड्रेस जो हम हर जगह यूज कर लें। ये कैसा लगेगा आपको एड्रेस, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसकी क्लास कौन सी है, ये किस क्लास का एड्रेस है, क्लास लेस है, क्लास ई का भी नहीं है। क्लास ई जहां खत्म होती है उसके बाद ये एड्रेस आता है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्लास ई। ठीक है जी, क्लास ई 255.255.255.254 पे खत्म हो जाती है, ये उसके बाद है। ठीक है जी, तो क्लास लेस है अगर किसी क्लास का नहीं है, और एंड इट इज रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व है। तो जनाब ये जो DHCP का मैसेज है, पहला मैसेज, ठीक है जी, उसमें सोर्स आईपी ये और डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, तो जैसे ही इस क्लाइंट पे आप कहेंगे ना आईपी DHCP से जाके मांग लो, डायनेमिकली अपने ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर करो, तो DHCP के सबसे पहले मैसेज का नाम होता है डिस्कवर। क्या नाम होता है जी, डिस्कवर, DHCP डिस्कवर। ठीक है जी, तो सोर्स आईपी 000 होगा और डेस्टिनेशन आईपी 255.255.255। तो ये किसके पास जाएगा, सबके पास। डेस्टिनेशन आपने ब्रॉडकास्ट आईपी सबके पास चला जाएगा। ये जब सबके पास जाएगा तो सारे फिर इसके साथ क्या करेंगे, सबने रिसीव किया, फिजिकल लेयर पे आया, फिर डेटा लिंक लेयर पे मैक देखा, वो एफ होगा। ठीक है जी, डेस्टिनेशन, हाँ मैक एड्रेस याद आया, उसकी भी कोई टाइप्स थी मैक एड्रेस। सबसे पहले बताएं ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस की पहचान। ब्रॉडकास्ट मैक क्या होता है, ऑल एफ, 12 के 12 हेक्साडेसिमल एफ होते हैं। यूनिकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है, यूनिकास्ट मैक एड्रेस और मल्टीकास्ट मैक एड्रेस में क्या फर्क होता है। पहले तो इतना बता दें, आपको बताया मैंने, आपको पता है लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रहा। ठीक है, हमने बहुत सारे टेस्ट्स में भी, हमारी हर ऑलमोस्ट वीकली असेसमेंट में भी सवाल कोई ना कोई इससे मुताल्लिक होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। ठीक है जी, तो हमें इस वक्त भूला हुआ है, लेकिन याद आ जाएगा अभी नोट्स देखेंगे तो कुछ क्या याद आया आपको, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट मैक में क्या फर्क होता है। पहली बाइट की आखिरी बिट यानी 8वीं बिट अगर 0 हो तो यूनिकास्ट, 1 हो तो मल्टी। और सादा लफ्जों में क्या तरीका था, अगर दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर इवन हो तो यूनिकास्ट, ऑड हो तो।
ऐसा ही है? अब याद आ गया, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी, तो मल्टीकास्ट मैक भी उनका था ऑल एफ, और आईपी था 255। वो सबने पहले फिजिकल लेयर पे रिसीव किया, फिर डेटा लिंक लेयर पे देखा, सब खुश हो गए कि तो हम सबके लिए। फिर आगे डेटा आपकी लेयर 3 की बारी आई, वहां पे 25525 सबने कहा ये तो सबके लिए, तो हमारे लिए भी। उन्होंने कहा और छिलका उतारते हैं, यानी कि डी कैप, छिलका उतारना मतलब डी कैप्सूल। उन्होंने कहा यार अब एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी है, तो टीसीपी और यूडीपी की पोर्ट नंबर देखेंगे। तो पोर्ट नंबर क्या लिखी होगी इसमें? भेजने वाला 68 था, सोर्स पोर्ट 68 है, बट डेस्टिनेशन 67 है। डेस्टिनेशन पोर्ट इज 67, डेस्टिनेशन पोर्ट इज 67। ठीक है जी, तो क्या इसकी डेस्टिनेशन पोर्ट 67 है? इसकी है, तो ये दोनों क्या कर देंगे, वो कहेंगे भाई 67 पोर्ट तो हमारे ऊपर एक्टिव ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस पे एक्टिव है। ओके, मेरे पास है जी पोर्ट 67 इनेबल है, तो इसका मतलब है ये मेरे लिए ही आया। तो ये अब इसको प्रोसेस करेगा। डीएचसीपी का जो मैसेज आया था उसका नाम क्या है? डिस्कवर। भेजने वाला एक क्लाइंट था, ठीक है जी, रिसीव करने वाला जो है वो आपका सर्वर। सर्वर ने इसको रिसीव कर लिया, सर्वर ने इसको रिसीव कर लिया। अब सर्वर इसका जवाब देगा, ठीक है जी, वो कह रहा है मेरे से कोई आईपी शाईपी मांग रहा है, तो मैं अब इसको जवाब देता हूं। इस सर्वर को कॉन्फ़िगर किसने किया होगा? मैंने और आपने, हम लोगों ने कॉन्फ़िगर करते हुए उसको क्या बताया होगा, कौन से नेटवर्क का या किस सबनेट का आईपी देना है, सबनेट मास्क क्या बताना है, डिफॉल्ट गेटवे या डिफॉल्ट रूट क्या बताना है, और डीएनएस सर्वर क्या होगा। ये चार चीजें तो हम और भी बड़ा कुछ बता सकते हैं, सैकड़ों ऑप्शंस होती हैं डीएचसीपी में, बट वो बाकी सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, ये चार तो कंपलसरी है ना। ठीक है, तो ये चार चीजें आप बताएंगे, किस नेटवर्क का आईपी है, सबनेट मास्क कौन सा है, उसके अलावा डिफॉल्ट गेटवे क्या है, और डीएनएस सर्वर। ठीक है, तो अब इसने जवाब देना है। डिस्कवर भेजा गया, अब डीएचसीपी सर्वर ऑफर भेजेगा। आपको एक कार्टून कैरेक्टर है, याद है ये वाला? डोरे नहीं, डोरेमोन वाले की बात है, डोरा। क्या बात है उसकी? हाँ, अच्छा मैंने नहीं देखा हुआ, मैंने सिर्फ शक्ल देखी हुई है उसकी। ठीक है, डोरा द एक्सप्लोरर, हमें आएंगी। अच्छा, डोरा। अच्छा, ये आपने डोरा से ना याद रखना है, डीएचसीपी के ना 4 मैसेजेस होते हैं। हाँ, एक डी से शुरू होता है, पहला डिस्कवर, उसके बाद दूसरा ओ से शुरू होता है ऑफर, उसके बाद तीसरा रिक्वेस्ट है, आर से शुरू होता है, और आखिरी है एक्नॉलेजमेंट, ए से शुरू होता है। ठीक है जी, लेकिन डोरा याद रह जाएगा, ये पैकेट के नाम याद, इस डोरा की मदद से शायद आपको, ठीक है जी, याद आ जाए। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। मैं अभी लिखवा रहा हूं, अभी सिर्फ ये डोरा को लिख लें आप, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। शुरुआत कहां से हुई? डिस्कवर से। क्लाइंट ने सर्वर की तरफ डिस्कवर भेजा, डिस्कवर हो गया। अब सर्वर ने क्लाइंट की तरफ क्या भेजना है? ऑफर। ऑफर में क्या होता है, सर्वर कहता है जी मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें ये आईपी है, ये सबनेट मास्क है, ये गेटवे है, और ये डीएनएस सर्वर है। सर्वर अब ये ऑफर करेगा क्लाइंट को, सर्वर क्या करेगा? क्लाइंट को ऑफर करेगा। ठीक है जी, अब ऑफर सर्वर से निकलेगा, इसमें सोर्स पोर्ट क्या है? 67, डेस्टिनेशन 68। ठीक है जी, सर्वर का अपना आईपी तो है ना, सर्वर को बेनाम, उसका अपना आईपी कॉन्फ़िगर हुआ 192.168.1.1 आईपी भी है, और इसका मैक भी है अपना। तो ये तो अपनी सोर्स की फील्ड में आईपी और मैक लिख सकता है ना, बिल्कुल लिख सकता है, लेकिन डेस्टिनेशन का आईपी तो अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ होगा, डेस्टिनेशन का आईपी अभी कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो वो तो आप डेस्टिनेशन की फील्ड में नहीं लिख सकता, लिहाजा इसको ब्रॉडकास्ट ही करना पड़ेगा दोबारा से। इसको क्या करना पड़ेगा? ब्रॉडकास्ट। तो ये तो ब्रॉडकास्ट ही करेगा, डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट होगा। उसके बड़े फायदे हैं। ठीक है, एक तो ये जब ब्रॉडकास्ट करेगा सबके पास जाएगा, यानी इसकी ऑफर सबके पास चली जाएगी। इसकी ऑफर किसके पास जाएगी? सबके पास जाएगी। ठीक है,
अब ये वाला क्लाइंट और ये वाला क्लाइंट इस ऑफर को रिसीव कर सकते हैं? नहीं करेंगे। वही ऑफर तो चली जाएगी, कर तो वो सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। उसकी वजह मैं आपको भी बताता हूं। रिसीव यही करेगा, रिसीव सब करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट समझे इस ऑफर को यही करेगा। सर्वर ने ऑफर भेजी, ठीक है जी, कि मेरे पास तुम्हारे लिए ये आईपी है, ये मास्क है, ये गेटवे है और ये डीएनएस सर्वर है, ठीक है जी। अब ये वाला क्लाइंट उस ऑफर को अगर उसको वो कहता जी ये ठीक है, ये वाला आईपी मैं रिसीव करना चाहता हूं, ठीक है, ऐसे उसको आईपी नहीं मिलेगा, उसे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। वो कहेगा जनाब ठीक है, आपकी ऑफर मुझे कबूल है, आप ये वाला आईपी मेरे लिए रिलीज कर दें। डीएचसीपी सर्वर के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन आपने सारी की हुई थी, इसको हम कहते हैं डीएचसीपी पूल। डीएचसीपी पूल, अभी तक डीएचसीपी सर्वर ने उस पूल में से वो वाला आईपी रिलीज नहीं किया, उसने सिर्फ ऑफर भेजी थी कि ये आईपी है जो मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है जी। अभी दिया नहीं है, वो देगा तब जब क्लाइंट क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट कि हाँ आप ये मुझे भेज दें, ठीक है जी। अच्छा, इसको ब्रॉडकास्ट करने का मकसद ये होता है कि कहीं नेटवर्क में किसी और ने ये वाला आईपी अपने ऊपर स्टैटिकली तो नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ। एक नेटवर्क में एक आईपी डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ब्रॉडकास्ट करने का मकसद ये था कि सर्वर जब ब्रॉडकास्ट करेगा, किसी और क्लाइंट ने अगर वो आईपी अपने ऊपर स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो वो सर्वर को बता देगा जनाब ये आईपी मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, तो लिहाजा ये आप किसी को ऑफर नहीं कर सकते। तो एक तो इसलिए भी जरूरी था। दूसरा, मैंने कहा था रिक्वेस्ट जाएगी सबके पास, ऑफर जाएगी सबके पास, लेकिन रिक्वेस्ट सिर्फ ये करेगा। इसकी कहानी भी समझ लें क्या है। इसकी कहानी ये है, एक तरफ सर्वर, एक तरफ क्लाइंट। जब क्लाइंट ने सर्वर की तरफ भेजा था डिस्कवर, ठीक है जी, तो इसमें ना एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है। क्या होती है? ट्रांजैक्शन आईडी। लेट्स, और रैंडम नंबर होता है, लेट्स से वो ट्रांजैक्शन आईडी है 654। ट्रांजैक्शन आईडी क्या है? ये किसने ओरिजिनेट की थी? इसने। इसके अलावा किसी और ने की नहीं। अब सर्वर ने जब इसकी ऑफर भेजनी है ना, तो ऑफर के अंदर ये वाली ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होगी। ये ऑफर जाएगी सबके पास, लेकिन प्रोसेस कौन करेगा? जिसकी ट्रांजैक्शन आईडी मैच करेगी, और मैच ये सिर्फ एक के साथ ही करेगी, इस क्लाइंट के साथ। क्लाइंट ने क्या भेजा था? ट्रांजैक्शन आईडी 654, और ऑफर में भी क्या लिखी होगी? ट्रांजैक्शन आईडी 654। ट्रांजैक्शन आईडी का मैच होना जरूरी है। ट्रांजैक्शन आईडी का मैच होना जरूरी है। अच्छा, इसको अब ऑफर रिसीव हो गई, इसने कहा जी मुझे ऑफर एक्सेप्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, मुझे तुम ये आईपी दे दो। उसके लिए क्लाइंट को सर्वर को भेजनी पड़ेगी रिक्वेस्ट, और अब ट्रांजैक्शन आईडी डिफरेंट होगी। सर्वर और क्लाइंट के दरमियान याद रखिएगा दो ट्रांजैक्शंस होती हैं, और दोनों की आईडी मुख्तलिफ होती है। अब अगली ट्रांजैक्शन की आईडी होगी 655। अगली ट्रांजैक्शन की आईडी क्या होगी? 655, ठीक है जी। जब क्लाइंट सर्वर को कहेगा कि तुम मुझे ये वाला आईपी, ये वाला मास्क, ये वाला गेटवे और ये वाला डीएनएस सर्वर मेरे लिए रिलीज कर दो रिक्वेस्ट की भेजने के बाद, अब सर्वर इसको भेजेगा एक्नॉलेजमेंट, और एक्नॉलेजमेंट में आईपी होगा, मास्क होगा, गेटवे होगा और डीएनएस सर्वर होगा, जो वो अपने पूल से अब रिलीज कर देगा, निकाल देगा, और नोट कर लेगा कि ये मैंने किसके लिए रिलीज किया है। नोट पता है किस चीज के सामने करेगा? क्लाइंट के मैक के साथ। अच्छा, इसकी ये मुझे जरा आप बता दें, रिक्वेस्ट में आईडी क्या थी? इसकी एक्नॉलेजमेंट में आईडी क्या होगी? 655। सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं? दो। डिस्कवर एंड ऑफर एक, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट दो, टोटल दो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है जी। और इसके बाद जब ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो क्लाइंट को आईपी असाइन हो जाएगा, और इसके पूल में से वो आईपी निकल जाएगा। क्या सारी जिंदगी के लिए? अगर आप चाहें तो सारी जिंदगी के लिए भी, लाइफ टाइम के लिए भी जा सकता है। इसको कंट्रोल किया जाता है विद लीज टाइम, डीएचसीपी लीज टाइम, कि आप आईपी पूल में से कितनी देर के लिए असाइन करना चाहते हैं। अच्छा, हर
ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट लीज टाइम अलग अलग होता है, डिफॉल्ट लीज टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। सिस्को में बाय डिफॉल्ट 24 घंटे है, यानी 1 डे। तो ये 24 घंटे के लिए आईपी जो है ना, वो इस क्लाइंट को अपने पूल से ये आईपी 24 घंटे के लिए निकाल देगा, ठीक है जी। 24 घंटे बाद ये वाला आईपी दोबारा वापस किधर आ जाएगा, पूल में, और सर्वर अब इसको दोबारा से रीएलोकेट कर सकता है, रीअसाइन कर सकता है, उसी यूजर को भी दोबारा मिल सकता है और किसी और को भी दे सकता है। डायनामिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है डायनामिक आईपी में, कि आपको हर दफा एक ही आईपी मिलेगा, ये जरूरी नहीं होता। आप चाहें तो ऐसा करवाया जा सकता है, वो अलग चीज है, लेकिन डिफॉल्ट बिहेवियर यही है कि बाय डिफॉल्ट आपको जो अभी आपको जो डायनामिक आईपी मिला, अगली दफा भी वही मिलना जरूरी नहीं होता, ठीक है जी। तो कितनी ट्रांजैक्शन है जी दोनों के दरमियान, 2, डिस्कवर ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। तो लीज टाइम बाय डिफॉल्ट कितनी देर का है, 24 घंटे का। इट इज कन्फिगरेबल, आप इसे 2 घंटे कर लें, आधा घंटा कर लें, 4 घंटे कर लें, तो यू कैन मैनेज इट। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ ना कॉर्बेट में डीएचसीपी सर्वर कन्फिगर्ड है, और ये हमारे एक्सेस पॉइंट भी लगे हुए हैं, आप लोग भी कनेक्ट हो जाते हैं इनके साथ, और लोग भी हो सकते हैं। तो हमारी क्लासेस जो है ना, कोई 6 घंटे की होती हैं, कोई 4 घंटे की होती हैं। मिसाल के तौर पे क्लास सी का एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24। हमारा नेटवर्क क्या है, ये वाला। इसमें कितने आईपी होते हैं, 254। इसमें कितने आईपी हैं, ये नेटवर्क आईडी और इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी 255, दरमियान में 254 आईपी, ऐसा ही है। और हमने अपने डीएचसीपी पूल में ये वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि इस नेटवर्क के आईपी आपने सबको देने हैं, बिल्कुल ठीक है। और हमने रखा हुआ है लेट से जो लीज टाइम है वो 24 घंटे, जो बाय डिफॉल्ट होता है। लीज टाइम क्या रखा हुआ है, 24 घंटे। पहली क्लास आई, उसमें लेट से मैं मिसाल दे रहा हूं 50 लोग हैं, वो कनेक्ट हुए, 50 आईपी 24 घंटों के लिए साइन हो गए। 7 और भी क्लासेस चल रही हैं, उनमें भी इसी तरह 50-50 लोग बैठे हुए हैं। तो सारी जितनी क्लासेस हैं, अगर सब में कोई, मैं कहता हूं ये 250 के करीब बंदा है, 254 लोग हैं लेट से, तो 24 घंटे के लिए ये क्या होगा, ये आईपी पूल से निकल जाएंगे, पूल हो गया खाली। 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद ये क्लास खत्म हुई, अगली क्लास के लोग आए, इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा उनके साथ, उन्हें आईपी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूल में से सारे आईपी निकल चुके हैं 24 घंटे के लिए, ठीक है जी। और उन्हें आईपी नहीं मिलेगा, लिमिटेड एक्सेस आ रही होगी, ठीक है जी। तो अब फिर क्या सोल्यूशन है इसका, क्या करें। इस सोल्यूशन को डील करने के 2 तरीके हैं। इस सोल्यूशन से हम 2 तरीकों से डील कर सकते हैं। कैसे, क्या लगता है आप। एक तो है जी, आप ना अपना पूल बड़ा कर लें। पूल बड़ा करने का मतलब नेटवर्क आईडी क्लास सी की बजाय बी पे चले जाएं। आप तो क्लास लेस वाले भी यूज कर सकते हैं, सबनेटिंग तो आपसे अच्छी आती नहीं है, किसी को सुना मार्केट में, ठीक है। आप क्लास बी पे चले जाएं, क्लास ए पे चले जाएं। क्लास बी में जाएंगे तो एक नेटवर्क में कितने आईपी होते हैं क्लास बी में, 65,534। और क्लास ए में, जल्दी बोलें, 16,777,214, 16.8 मिलियन, इतने आईपी होते हैं। तो आप क्लास बी का या क्लास ए का पूल इस्तेमाल कर लें, वो पूल इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये इतना अच्छा तरीका नहीं है, ये इतना अच्छा तरीका क्यों, मिसाल देके बताया था। वेस्ट भी होंगे और वेस्ट हो सकते हैं, और प्राइवेट नेटवर्क में वेस्ट वूस का इतना कोई रौला नहीं होता वैसे, ये अच्छी बात, वो क्यों बोला, क्योंकि बाकी के जो है वो कम हो जाएंगे, जितने हमें लिमिटेड हमें यूज चाहिए वो तो हम यूज कर लेंगे। नेट छोटा नेटवर्क अच्छा होता है बड़ा, इसकी एग्जांपल क्या दी थी मैंने, स्कूल में जब हम अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो क्या देखते हैं, क्लास, ऐसी क्लास अच्छी है जिसमें 25 लोग हैं, या 50 बच्चों वाली क्लास अच्छी है, 25 वाली, ताकि तवज्जो ज्यादा मिले, डिसिप्लिन आराम से कंट्रोल हो जाए, शोर शराबा ना हो, ठीक है जी। तो बड़ा नेटवर्क बनाना बेहतर होता है या छोटा,
छोटा नेटवर्क। और ये बात मैंने किस दिन की थी, अब वो याद कराता हूँ। IPv6 में सबनेटिंग हो सकती है, हो तो सकती है, लेकिन हम करते नहीं है, लेकिन हो तो सकती है। अगर कोई करे /64 की बजाय 65 कर ले 66 कर ले, बिल्कुल होती है सबनेटिंग। और वजह क्या होती है, हम बड़े नेटवर्क की बजाय छोटे सबनेट बनाना चाहते हैं, ताकि नेटवर्क बड़ा ना बने, छोटा बने। छोटे नेटवर्क में क्या होगा, कम ब्रॉडकास्ट होगी, कम रिसोर्सेज जाया होंगे, सिक्योरिटी भी कम से कम कंप्रोमाइज होगी। हमेशा बड़ा नेटवर्क बनाने से बेहतर है छोटा नेटवर्क बना लिया जाए। एक नेटवर्क के अगर 4 सबनेट बना लिए जाएं तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है जी। तो छोटा नेटवर्क जो है वो हम बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने कहा था एक सोल्यूशन तो ये आप कहें जी क्लास सी की बजाय बी पे चले जाओ, वो इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, जो बाद मैंने अभी अभी किया वही सोल्यूशन होगा ना, लीज टाइम। आप लीज टाइम 6 घंटे कर लें, आपकी क्लास 6 घंटे की होती है, आपको पता है 6 घंटे बाद क्लास खत्म हो जानी है, आप लीज टाइम 6 घंटे का रख लें, यानी आपको आईपी 6 घंटे के लिए मिलेगा। 6 घंटे बाद जब आपकी क्लास खत्म होगी तो आईपी भी पूल में वापस चला जाएगा, नई क्लास आएगी उनके लिए दोबारा पूल में आईपी अवेलेबल होंगे। तो इस प्रॉब्लम को 2 तरीकों से मैनेज किया जा सकता है, लीज टाइम मैनेज करके, कॉन्फ़िगर करके, और दूसरा आप अपने नेटवर्क का साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अच्छा सोल्यूशन नहीं है। नेटवर्क बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा नेटवर्क ही हो वही बेहतर रहता है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो DHCP जो है वो इन 4 मैसेजेस के साथ अपना काम कर रहा होता है। अब इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं सिस्को iOS में, आपको ये सिखा देता हूं, लेकिन इसके लिए ना मैं अपनी नेटवर्क डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करने लगा, इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड करते हैं। राउटर बी वाली साइड पे भी किया जा सकता है, राउटर ए वाली साइड पे भी किया जा सकता है, कहीं भी चेंज की जा सकती है। मैं चले राउटर ए वाली साइड पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। राउटर्स की कैटेगरी में गया, एक 2800 सीरीज का राउटर पकड़ के यहां रख रहा हूं, ठीक है जी, और इसको मैं कनेक्ट करवा देता हूं इधर जी। कौन सी केबल लगाऊं, स्विच और राउटर फैमिलीज डिफरेंट हैं, तो फास्ट ईथरनेट 00 इसका, इसके 05 के साथ जोड़ देते हैं विद अ स्ट्रेट थ्रू केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करते हुए मैंने इसको कनेक्ट करा दिया। ये राउटर मैंने यहां क्यों लगाया, अभी समझा देता हूं। मैंने आपको क्या कहा था, DHCP में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2, सर्वर और क्लाइंट। मैंने कहा था सिस्को के राउटर को DHCP सर्वर भी बनाया जा सकता है और क्लाइंट भी बनाया जा सकता है। अब इस वाले नेटवर्क में, इस वाले नेटवर्क में, ये एक ही नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क में इस राउटर को मैं DHCP सर्वर बना दूंगा और इस वाले को क्लाइंट बना दूंगा। तो आपके पास एग्जांपल आ जाएगी सर्वर कैसे बनाते हैं और क्लाइंट कैसे बनाते हैं सिस्को iOS में। तो इस वजह से ये राउटर यहां पे ऐड किया है। एंड डिवाइसेस तो ऑलरेडी है ना, यहां पे एंड डिवाइसेस तो ऑलरेडी हैं, ठीक है जी, तो वो तो काफी है मेरे लिए, लेकिन एक राउटर मैंने ऐड कर दिया ताकि उसको क्लाइंट बना के आपको दिखाया जा सके। तो राउटर ए बनेगा अब DHCP सर्वर, राउटर ए बनेगा DHCP सर्वर, ठीक है जी। थक तो नहीं ना गया आप, थके? इसकी कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक के बाद कर लें, ठीक है जी। तो एक ब्रेक कर लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आए तो फिर ये DHCP सर्वर और क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाते हैं। वापसी कब करेंगे आप, चले 2 बजे तक आ जाइएगा वापस, 2 से ज्यादा लेट ना हो।